उन पर बहुत ज्यादा बच्चों हम लोग ध्यान देने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। छोटा से छोटा टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, वो चाहे प्यारे बच्चों वैद्युत धारा से लेकर के अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट हो, ओम के नियम का कॉन्सेप्ट हो, कार्बन प्रतिरोध, गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों फिर जब सेल की बात करते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा दी गई धारा, सेल द्वारा प्राप्त की गई धारा की इक्वेशन, और उसके बाद सेलों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, विभव मापी मीटर से और किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, इन सभी कॉन्सेप्ट पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी चीजों के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे छोटे भाई बहनों का, मेरे छापो सुल्तानों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे चुलबुले स्टूडेंट्स, आज सभी लोग तैयार हो जाइए, जल्दी से अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग सही समय पर आज जुड़ सके। और हाँ, जब तक ये वन शॉट लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कहीं जाना वाना नहीं है। बुला लो अपने दोस्तों को, कह दो ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद गुरुजी की वाली फिजिक्स की क्लास में शाम के 7 बजे जरूर जरूर आना होगा। इस वन शॉट वाली क्लास में जरूर जरूर आना होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे बेहद ही शानदार तरीके से। विश्वास है आप सभी लोग मेरा साथ निभाओगे। साथ निभाना साथिया, ये परिभाषा सिद्ध हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इसे झूठा साबित करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको हम झूठा साबित करते हैं। ये रिश्ता यहीं पर बच्चों बनता है। ठीक है, तो चले प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चे मोटिवेशनल थॉट्स लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है आपकी ये पंक्तियां जब लिखते हो। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी सफर प्यारे बच्चों जारी है। और आप सभी बच्चे भी, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार हिम्मत हार जाते हैं, उनका हौसला कहता है कि अब टकमगाने लगा है, लेकिन फिर भी वो फिर उठते हैं और फिर चलने के लिए तटस्थ हो जाते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर टॉपर बनने के लिए आपने पहले दिन से सोचा था तो अब लौटने का वक्त नहीं है। लक्ष्य जबकि दूर है तो इस तरह से क्यों खड़े हो? रास्ते में खो गए या लक्ष्य से डरने लगे हो? ये डर गए तो जान लो, ये बात कसकर बांध लो। अब चलो या बाद में चलना फिर भी तुम्हें है। ये बारिशें होती रहेंगी, भीगना फिर भी तुम्हें है। क्यों रखे हो रोक कर, बढ़ चले हो ये सोच कर। चलो बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और हमारे वरदान बैच जो कि बिहार के बच्चों के लिए, न सिर्फ बिहार के बच्चे बल्कि इस वरदान बैच से, क्योंकि प्यारे बच्चों सिलेबस सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों के भी बच्चे इस वरदान बैच से जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी के चलते प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड जो है धीरे धीरे अपनी शाखाओं को बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या कोई और राज्य, हर राज्य में जो अपना दबदबा है बच्चों वो रहेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो क्वालिटी कंटेंट देने का वादा होता है, जो पढ़ाने का तरीका होता है कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है उत्तर, वो यहाँ पर सिखाया जाता है, वो फील कराया जाता है सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को। तो प्यारे बच्चों, वरदान बैच में बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं। बिहार में सबसे ज्यादा पसंदीदा बैच जो है वो वरदान बैच। इससे आप लोगों की पढ़ाई का हर एक पहलू हल हो जाने वाला है। और इसका कॉस्ट जो है वो 1499 है। बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं। आप लोग भी जल्दी से, जो बच्चे इनरोल नहीं है अभी भी, बैच को परचेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सभी समस्या का समाधान किया जाएगा, सही परामर्श हमारी कालीन टीम के द्वारा दी जाएगा। टीम देख रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रही है पढ़ाने के लिए। चलते हैं प्यारे बच्चों, जो हम लोगों का आज का कॉन्सेप्ट है चैप्टर 3 का, आज हम लोग वन शॉट लेक्चर लेने वाले हैं। उम्मीद है मेरे साथ आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा रिवीजन की। टोटल हम लोगों को बच्चों कितने चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में? कौन मेरा छापू सुल्तान बताएगा? गुड्डा गुड़िया में कौन बताएगा कि हम टोटल फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं? टोटल 15 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जी गुरुजी, आप तो मेरे मन की बात बोल दिए, मुझे भी याद है 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। और 15 चैप्टर से ही बच्चों वो आपके 70 मार्क्स आने वाले हैं। वो 70 मार्क्स आने वाले हैं इस परीक्षा में। पिछली परीक्षा में 2025 बोर्ड परीक्षा में मेरे कई छात्रों ने 100 में 100 अंक लेकर के आए, अर्थात 70 में 70 थ्योरी में लेकर के आए, 30 उनके प्रैक्टिकल मार्क्स से। कई बच्चों के साथ गलत हुआ, अर्थात 70 में 70 तो ले आए बच्चे, लेकिन प्रैक्टिकल मार्क्स 30 में 30 ना मिल पाने की वजह से उनके 100 आउट ऑफ 100 का सपना चूर हो गया। तो मैं स्कूल वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर वो थ्योरी में इतने मार्क्स ला सकता है, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल प्रयोग अच्छे से करवाएं तो वो जरूर करेगा। तो 70 मार्क्स का प्यारे बच्चों पेपर होने वाला है। आपके एग्जाम में पूछा कितने नंबर का जाएगा? 140 मार्क्स का प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। बनाना कितने का होगा? 70 का। ठीक है, बाय वन गेट वन होता है। अब 15 चैप्टर में हम लोग बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और ये दोनों ही चैप्टर जो थे प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे। किसके थे? चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, ये दोनों ही चैप्टर जो थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। यस और नो? अरे मैंने कुछ पूछा, तुम लोग यार जवाब नहीं देते, जैसे लगता है हमें सुनाई नहीं देता। अरे बोलो कि हाँ सर, स्थिर वैद्युतिकी हमने पढ़ा। जब आवेश रेस्ट में होता है सारी गणनाएं हम लोग करते हैं बच्चों। अगर कहीं पर ये क्यों कूलाम का आवेश रखा हुआ है, आवेश कैसे आया? पृथ्वी में हम केवल फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, यहाँ से लेकर के दूसरे राज्यों तक केवल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं बता पा रहे। आवेश क्या कहते हैं? आवेश एक प्रकार का किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अरे भैया रटा तो दिए बच्चे को, लेकिन ये क्या हमने सिखाया कि हमारे नेचर में कैसे पाया जाता है? शुरुआत कहां से हुई? एक बेसिक से बेसिक पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी बच्चे से। मैंने बताया था कि आकाशीय बिजली कड़की और फिर ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, ये वैज्ञानिकों के मन में जन्म लेता है। न्यूटन सर ऐसा नहीं था कि सेब गिरा और उठा के खा लिए। थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। उनकी बायोग्राफी पढ़ना, तब सीखोगे कि वास्तव में ये माइंड का यूज होता क्या है। उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर लटका रहता हवा में, और उसके बाद उस थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। इसलिए पहले ये हर एक चीज हमारी प्रकृति में विद्यमान है। फिजिक्स को इसलिए तो कहा जाता है लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों का अध्ययन ही तो फिजिक्स है। तो हमने बताया था कि आवेश किस प्रकार होता है। फिर अगर आवेश की खोज हमने कर ली थी तो फिर आवेश में क्या क्या प्रॉपर्टी है वो भी बताया था कि आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र जिसे कहते हैं। और ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश, जिसे आवारा आवेश कहते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला बताए थे। अच्छी एनर्जी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विद्युत क्या है। मतलब जब आवेश पता चल गया ना तो उससे बहुत सारी चीजें बननी शुरू हो गई। अरे जब हमारे खाद्य पदार्थों में आटा आया ना तो फिर उससे पता नहीं क्या क्या बनने लगा। आज चाउमीन बनता है, मैगी बनता है, पास्ता बनता है, पता नहीं क्या क्या बनता है, पाव भाजी बनता है, बर्गर बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है। वही चीज हुआ कि जब आवेश खोजा गया ना तो पता नहीं क्या क्या बनने लगा। वैद्युत विद्युत बन गया, संधारित्र बन गया, कैपेसिटर बन गया, सब कुछ बनते ही रहा। बच्चों
बच्चों आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग चैप्टर 1 में किए थे, यस और नो, और वैद्युत विभव की भी गणना किए थे, V बराबर W अपान में Q। लेकिन यहां पर जो आवेश था बच्चों वो रेस्ट में था, विराम में था। किसमें था? विराम में था प्यारे बच्चों, विराम में था, वो रेस्ट में था। आवेश रुका हुआ था, आवेश दौड़ नहीं रहा था। लेकिन जब आवेश दौड़ेगा, जब आवेश बच्चों रुका हुआ है तो अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, लेकिन जब आवेश दौड़ता है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। ये मैं चैप्टर 4 में सिखा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों जो हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप बोलते हो विद्युत धारा, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अब आवेश रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये आवेश दौड़ने लगा, v वेग से गति करने लगा। अब आवेश बच्चों मोशन में आ गया। आवेश क्या करने लगा? गति करने लगा। और जब आवेश गति की ना तो उसमें कुछ चेंजेस आए। प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा गया। I बराबर Q अपान में T। ढेर सारे कॉन्सेप्ट निकलने लगे। चालकों में धारा प्रवाहित होती है, अचालकों में नहीं होती है, परावैद्युत पदार्थों में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने लगे और उनकी खोज होती गई। आज उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जितने अपर कॉन्सेप्ट उनको भी सीखेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला है, ठीक है? हाँ, समझ रहे हैं तुम्हारे हालातों को, तुम्हारे दिल और दर्द जो दिमाग में है वो भी समझ रहे हैं, है ना? क्लियर? अच्छा, शादी का भोज है तो आप शादी का भोज खाओगे। आइए, आखिर बुलाते लोग किस लिए? अब बच्चों चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले वैद्युत धारा के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। क्या होती है वैद्युत धारा? सीखना समझना। कोई भी चालक है, बिना चालक के हम धारा कैसे प्रवाहित करेंगे बच्चा पार्टी? ठीक है, कोई भी ये कंडक्टर है, हाँ गुरुजी हम मानते हैं कि ये कंडक्टर है। ये कोई आपके पास चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, तांबा, कोई भी बच्चों ये चालक है। ये क्या है? चालक है। दोस्त ध्यान से सुनना, नहीं तो भटक जाओगे, और भटक गए ना तो जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। कोई चालक है। चालकों में ही बच्चों ये देखा गया, जब इसके बीच इसके सिरों पर कोई बैटरी लगाई, सेल लगाया गया, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा I एम्पियर की प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा क्या होती है? I बराबर Q अपान में T फार्मूला होता है। बोलो यस और नो, क्या यही होता है? विद्युत धारा को प्यारे बच्चों हम लोग एम्पियर में मापते हैं। एक बात गौर करना, ये वन शॉट लेक्चर है, परिभाषा भी बताते हुए चलूंगा, लेकिन जो ज्यादा जरूरी बातें हैं उनको भी मैं पहले चर्चा करूंगा। I बराबर Q अपान में T एम्पियर इसका मात्रक होता है। अगर बच्चों इसकी विमा की हम बात करें तो विमा इसकी क्या होती है? विमा इसकी होती है एम्पियर के लिए, सीधे केवल हम ए लिखते हैं विमा के लिए, ए लिखते हैं। विमा सर क्या होता है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये विमा क्या है? अरे मात्रकों को व्यक्त करने का ही एक नया तरीका है, बस नई रेसिपी है, ठीक है? कुछ अलग नहीं है। अगर कोई अलग बता दे तो भैया घबराना मत, ये एक मात्रकों को व्यक्त करने का बस एक अलग तरीका है। अरे सचिन सर शॉट मारते थे, अपर कट निकाल दिए, उनसे अपर कट एक नए शॉट का बनाया। उसके बाद आए धोनी सर ने हेलीकॉप्टर शॉट निकाल दिया। एबी डिविलियर्स सर आए तो 360 में फुल शॉट निकाल दिया। मतलब बहुत सारे अलग अलग चीजें बनती गई प्रयोग में। वैसे बच्चों मात्रकों को व्यक्त करने का एक नया तरीका है विमा। जैसे एम्पियर को हम ए भी लिखते हैं तो ये विमा। बच्चों वैद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी हम दिशा को व्यक्त करते हैं कि ये किस दिशा में प्रवाहित होती है, ये व्यक्त करना जरूरी होता है। हालांकि अदिश राशि, क्यों अदिश राशि है ये भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। मतलब बच्चों किसी भी एंगल पर धाराएं आए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये बच्चों किसी भी एंगल में यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। एक 2 एम्पियर की धारा आ रही है, एक 3 एम्पियर की धारा आ रही है, और ये दोनों धाराएं जुड़ करके इधर जा रही हैं, तो 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 एम्पियर हो जाता है। हो गया? तो दो दिशाओं से धाराएं आई, जुड़ करके 5 एम्पियर हो गया। अगर बच्चों सेम ऐसे ही जोड़ दे रहे हैं, 2 और 3 जोड़ करके 5, तो इसे अलजेब्रिक सम बोलते हैं, बीजगणितीय योग बोलते हैं। और बीजगणितीय योग अदिश राशियों का होता है, ना कि सदिश राशियों का। सदिश राशियों का योग बच्चों जो होता है, अगर 2 सदिश राशियां a व b है तो इनका योग जो होता है वो r बराबर आता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों ये सदिश राशियों का योग होता है, और इस योग नियम को इनको पालन करना चाहिए। इनके बीच में जितना एंगल, ये जितना कोण बन रहा है, ये थीटा का मान जो है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू पूरी हम जब निकालते हैं बच्चों, तब हम देखते हैं कि ये 5 एम्पियर ना आएगा बाबू, ना बबुआ, ये 5 एम्पियर आने वाला ही नहीं है। इसलिए लेकिन जब गणना किया गया, जब हमने यहाँ पर अमीटर लगाया तो अमीटर में तो 5 एम्पियर आया। इसका मतलब ये अदिश राशि है, सदिश नहीं। सदिश होता तो 5 ना आता, कुछ और आता। इस वजह से बच्चों विद्युत धारा को अदिश राशि माना जाता है। दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हे प्रभु, जितने लोग देख रहे हो भाई, क्लास को लाइक कर दो, तुम्हारा मोटिवेशन बहुत अहम है। मेरा मोटिवेशन कुछ नहीं है, मैंने भी शुरू किया था कि बच्चों के लिए करना है कुछ, और आप लोग हो कि नहीं ना सर, अभी हम प्रेजेंट ही लगाओ अपने कि हम सर आए हैं आपको देखने, आपकी क्लास को देखने आए हैं, और आज हम पढ़ेंगे। ये मन में बच्चों उबाल होता है ना जो, वो आज तोड़ना चाहिए। अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो पूरी रात बाकी है ना, लेकिन पढ़ेंगे आज मस्त तरीके से पढ़ेंगे। चीज छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना, कॉन्सेप्ट सारे सिखाएंगे, इससे रिलेटेड हम सारी बातें बताएंगे। ये क्यों क्या होता है प्यारे बच्चों? आवेश जो होता है, किसी भी वस्तु में आवेश की जो मात्रा होती है वो Q बराबर NE होती है, यस और नो? इसे आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। हम यहाँ पर बच्चों एक धारा का फार्मूला ये भी बना सकते हैं, I बराबर NE अपान में T। याद रखिएगा, कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लेता है, कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लेता है, कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। हम इसकी परिभाषा ऐसे बनाते हैं कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को सीधे ये बोल दिया जाता है, किसी चालक में प्रति सेकंड या एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। सीधे इसकी परिभाषा हमें जो 10th में रटाई गई थी सर, हम वही याद करेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यही सर हम लिखेंगे, आप जो बता रहे हो ना नहीं लिखेंगे हम पहले से छापू सुल्तान है, आज के नहीं है। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कौन है भाई? चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक में जय श्री राम की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, एकदम छोटी सी परिभाषा है, और यही मेरे प्यारे प्यारे छापू सुल्तान याद कर रखे हैं स्कूल से। दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, रटे हैं एकदम जुबान पर, लेकिन मैं कहता हूं रटंति विद्या अवंति नाही, ठसति भोजन पचंति नहीं। इतना मत याद करो, इतना मत खुश हो, जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो बच्चों ये आदिश राशियां हैं, इनको याद रखना विद्युत धारा के लिए। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ बोलना है? अगर बच्चों मैं कहूं कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ,
है ना। एक प्रश्न आप लोगों से मैं करवाता हूं, मेरे प्यारे प्यारे छापू सुल्तान एक प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी भैया? किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, किसी चालक में ये कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया है। किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, हो रही है। तो किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कई बार पूछा जाता है, 2 अंक का लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंक का लघुत्तरी प्रश्न भी पूछा जाता है। किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या क्या दिया गया है बबुआ, वो पहले लिखना है। न्यूमेरिकल लगाते समय याद रखना भाइयों बहनों मित्रों, अगर प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले उसमें क्या दिया गया है उसको लिखना होता है। यहां पर मैंने आपसे कहा था I बराबर 1 एम्पियर दिया गया है, T बराबर कह रहे हैं प्रति सेकंड, मतलब समय का मान 1 सेकंड है। ऐसे मान निकालना सीखिए बच्चों, तभी हमारे देश का विकास होगा। यहाँ पर T बराबर 1 सेकंड कहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, मतलब N बराबर बताना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने यहाँ N मान लिया है। हमारे पास अभी सिर्फ सूत्र सर जो आपने बताया है वो ये बताया है कि I बराबर Q अपान में T होता है, ठीक है, ये बताया। यहाँ तो हमको समझ नहीं पा रही है N कैसे आएगा, क्योंकि N को बच्चों आपको मैंने ये भी बताया कि Ne अपान में भी T होता है। यस और नो? I बराबर Ne अपान में भी T होता है। जो चीज दी गई थी मैंने वो चीज लिखा, और ये फार्मूला हमें बहुत दिनों से सिखाया जा रहा है, 10th से सिखाया जा रहा है। बस इसी पर बेस कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, है ना। कैसे हल करोगे बच्चों? I बराबर हम इस सूत्र में सीधे आ जाएंगे Ne अपान में T पर। जरा वैल्यू रख लेते हैं। I बराबर 1 एम्पियर दिया गया है, 1 बराबर Ne। अच्छा, E ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों। E जो है इसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहते हैं, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। कूलाम बच्चों कैपिटल C लिखना, याद रखना, और ऋणात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, तो हम ऋणात्मक मान यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन में। बस हमें ये पता होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर N × E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में T की वैल्यू 1। हमें N का मान निकालना है, तो N बराबर बबुआ क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 सब 1 के बटे में आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। संख्या है, संख्या का बाबू कोई मात्रक नहीं होता। आइए हल करो मेरे साथ, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा लो। ये 10⁻⁻19 लिखे हुए, इनको हम ऊपर लिखेंगे बच्चों, तो 10 × 10 जो बच्चों ये -19 है ना, ऊपर जाएगा प्लस का 19 बनेगा, लेकिन प्लस का 19 में लिख करके हम 18 ही लिखेंगे। सर जय श्री राम मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा? मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? उसका भी रीजन बच्चों, × 10⁻18 लिखा हुआ, ये जो नीचे 16 है ना, अब 16 से 100 में भाग देते बनेगा। अच्छे से देखो, 16 × 16, 16 × 96, 4 बचे भाई, 100 में 96 घटे 4 बचे, 4 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 40 बन गए। 16 से 40 में भाग दो, 16 दूना 32, 32 40 में घटाओ, 8 बचे, दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ा लो, 16 पंचे 80, 6.25 आ गया। कहने का मतलब है बच्चों, अब वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है बबुआ।